नमस्कार सभी साथियों को। आज आपके सामने लेके आए हम गेहूं की क्रॉप वेट जो प्रत्येक ही कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। इसमें से क्वेश्चन तो जो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिटिकम एस्टिवम और इसके 2N होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 42 जो षष्ठ गुणित या हेलो एक्सोप्लॉइड होती है। जो इसकी फैमिली है वो कुल है वो है ग्रेमनी या पोएसी। नया नाम है इसका पोएसी, ग्रेमनी या पोएसी। उत्पत्ति स्थान है इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया या केंद्रीय एशिया। जो परागण होता है इसमें स्वपरागण, सीतरी पादप और एलडीपी का मतलब लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ दिवस पादप। और इसमें की जो प्रोटीन कहलाती है ग्लूटीन। और प्रोटीन की मात्रा होती है 11 से 14%। सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है प्रोटीन की गेहूं के अंदर। जो इसका फल प्रकार है गेहूं का वो है कैरियोप्सिस। अंकुरण हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। इसमें 2 प्रकार के अंकुरण पाए जाते हैं, हाइपोजियल और इपीजियल। जो इसमें किस प्रकार का गुणसूत्र अंकुरण पाया जाता है वो पाया जाता है हाइपोजियल। ठीक है। बोनेपन हेतु उत्तरदायी जो जीन है, उत्तरदायी जो जीन होती है गेहूं के अंदर वो होती है नोरिन 10 जी जीन होती है जो बोनेपन हेतु उत्तरदायी होती है। जो इसका सेलिंग प्रतिशत है, सेलिंग और मिलिंग सेलिंग प्रतिशत होता है 60% और मिलिंग प्रतिशत होता है 70 से 74%। सेलिंग जो भूसा होता है उसे कहते हैं और मिलिंग जो भूसे से प्राप्त जो हमें दाना प्राप्त होता है उसे मिलिंग कहते हैं। और जो गेहूं का परीक्षण भार है वो होता है 40 ग्राम। गेहूं का परीक्षण भार है वो है 40 ग्राम। ठीक है। ये तो है इसकी छोटी मोटी जानकारी। इसके बाद में इसकी मुख्य विशेषताएं। गेहूं विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है। विश्व का क्वेश्चन पूछे तो इसमें विश्व का आएगा वो आएगा गेहूं। और भारत के पूछे चावल के बाद गेहूं भारत की दूसरी प्रमुख फसल है। मतलब चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और दूसरे नंबर पर आती है खाद्यान्न फसलों में वो आती है गेहूं। तो मतलब सिर्फ भारत का पूछे तो चावल राइट आंसर जाएगा और विश्व का पूछे तो गेहूं राइट आंसर जाएगा इसका। और दूसरे नंबर पर आता है गेहूं आता है। ठीक है। इसके बाद में गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। केलची या सेलिंग का संबंध गेहूं से है। जो केलची और सेलिंग का जो संबंध है वो किस फसल से संबंध है, वो गेहूं फसल से संबंधित है जो ग्लूटीन प्रोटीन में पाई जाती है। सिमिट अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान संस्थान सिमिट मेक्सिको में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान मेक्सिको में स्थित है। इसके बाद में IIWBR भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भारत में, वो है करनाल हरियाणा में स्थित है। इसके बाद में गेहूं का वर्गीकरण किया गया था पहला है सामान्य चपाती। जो अपन सामान्य चपाती या गेहूं की रोटी जो खाते हैं वो उसका नाम है मैक्सिकन बोना गेहूं। उसका वैज्ञानिक नाम है टिटिकम एस्टिवम जो हम पढ़ते हैं। इसके गुणसूत्रों की संख्या होती है 42। और जो इसका सामान्य चपाती गेहूं मैक्सिकन बोना गेहूं का जो क्षेत्रफल है वो है 87% क्षेत्रफल है पूरे भूभाग पर। और इस गेहूं का निर्माण डॉक्टर एनी बोरलॉग ने सिमिट मेक्सिको में किया था। जो अपन मैक्सिकन बोना गेहूं जो पढ़ते हैं मेक्सिको की वजह से इसका मैक्सिकन बोना गेहूं नाम पड़ा है, जिसका उपयोग अपन चपाती बनाने में लेते हैं। अधिकतर उपयोग चपाती बनाने में काम लेते हैं। दूसरा वर्गीकरण है इसका मार्कोनी या कार्डिया या ड्यूमर। मार्कोनी या कार्डिया गेहूं है। इसका वैज्ञानिक नाम है वो है टिटिकम ड्यूरम। इस ड्यूरम से याद रखना, इसका वैज्ञानिक नाम है टिटिकम ड्यूरम या टर्जिडम। ठीक है। इसके गुणसूत्रों की संख्या है
2n बराबर 28 चतुर्गुणित है, और जो अपन ने सामान्य गेहूँ पढ़ा था उसके गुणसूत्र है 42 जो है षष्ठ गुणित। ठीक है, और ये मार्कोनी है 28 है जो चतुर्गुणित है, और जो इसका क्षेत्रफल है वो है 12%, और उपयोग किसके काम आता है, ये सूजी बनाने के काम आता है। इसके बाद में तीसरा ईमर गेहूँ, इसका साइंटिफिक नेम है टिटिकम डाइकोकम। जो टिटिकम डाइकोकम है इसके गुणसूत्र है इसके 28 है, ये भी चतुर्गुणित है, इसका क्षेत्रफल 1% है, उपयोग है उपमा बनाने के काम में आता है। जो उपमा है, उपमा बनाने के काम में कौन सा गेहूँ लिया जाता है, वो लिया जाता है ईमर गेहूँ, टिटिकम डाइकोकम। इसके बाद में है भारतीय बोना गेहूँ, जो इम्पोर्टेंट है भारतीय बोना गेहूँ, इसका साइंटिफिक नेम है टिटिकम स्पोरोकोकम, टिटिकम स्पेरोकोकम, जिसकी गुणसूत्र संख्या है इसके 42 गुणसूत्र संख्या है। इसके बाद में पांचवा ब्रेड गेहूँ, जिसका साइंटिफिक नेम है टिटिकम वल्गेर, और इसके गुणसूत्रों की संख्या है वो भी है 42, टिटिकम वल्गेर, और इसके गुणसूत्रों की संख्या है 42, और उपयोग किया जाता है बेकरी उत्पादन में। जो बेकरी में जो भी सामान बनते हैं ब्रेड व्रेड, ये ब्रेड गेहूँ के टिटिकम वल्गेर के बनते हैं। जो इसकी मृदा की बात करें तो इसकी मृदा जो इसमें उपयुक्त है लोमी दोमट मृदा है, इसके लिए उपयुक्त मृदा है लोमी दोमट। और जलवायु की बात करें तो शीतोष्ण या ठंडी जलवायु का है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इसको लगाया जाता है, तो शीतोष्ण। अंकुरण के लिए तापमान चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, वृद्धि के लिए तापमान 15 से 20 डिग्री, और परिपक्वता जब ये परिपक्व होने लगता है तो इसके लिए तापमान चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इसकी बीज दर की बात करें, इसकी सामान्य जो बीज दर होती है वो होती है 100 kg प्रति हेक्टेयर सामान्य, और असामान्य या लवड़ियाँ क्षार या अगेती पचेती के लिए चाहिए इसके लिए बीज दर है वो है 125 से 130 भी हो सकती है। और इसके लिए अगली विधि जो डिबलर विधि अपन काम में लेते हैं उसमें 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर चाहिए। डिबलर में यही है कि एक एक गेहूं का बीज होता है उसे एक एक जगह पर लगाया जाता है डिबलर की सहायता से, जिससे इसकी बीज दर कम ली जाती है 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। और जो शून्य भू परिष्करण में है, शून्य भू परिष्करण का मतलब होता है जिसमें बिना हकाई जुताई किए ही सीधे बुआई कर देना, जिसकी बीज दर होती है 140 से 150 kg प्रति हेक्टेयर। फिर इसकी दूरी की बात करें, पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी, तो पंक्ति की दूरी है 22.5 और पादप की दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। जो इसकी दूरी की बात होगी। और इसके बाद में है इसकी किस्में, उत्परिवर्तन से विकसित किस्में हैं साबरमती, सोनारा, पोसा, लरमा। इसकी उत्परिवर्तन से जो विकसित किस्में हैं वो है साबरमती, सोनारा और पूसा, लरमा। असिंचित क्षेत्रों के लिए जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं रहती वहाँ पर अच्छी किस्म है वो है सुजाता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सुजाता। इसके बाद में लवणीय क्षारीय क्षेत्र में RKL 1-2-1-4, RKL 1-4, RKL 1-9, लोक 1, राज 30-77, खाजरिया 65, ये लवणीय क्षारीय क्षेत्र की दृष्टि से अच्छी किस्में हैं। इसके बाद में 3 जीन वाली किस्में, इसकी ट्रिक भी है। हीरा, मोती, लाल बहादुर, ज्योति संगम तीनों घूमने गए, इसकी ट्रिक हो जाएगी। इसका मतलब है हीरा, मोती, लाल बहादुर, ज्वार, ज्योति संगम, इसकी 3 जीन वाली किस्में हैं। इसके बाद में 2 जीन वाली किस्में, पहली है कल्याण सोना, सोनारा 64, सरबती सोना और HD 2009 अर्जुन। और जो इसकी ट्रिक है अर्जुन का सोना लाया कल्याण। अर्जुन का सोना कौन लेके आया? कल्याण लेके आया। इसकी ट्रिक हो गई है। पहले वाले की है हीरा, मोती, लाल बहादुर, ज्योति संगम तीनों घूमने गए। इसके बाद में 1 जीन वाली किस्में, सुजाता, गिरिजा, सोनालिका, रोहिणी। सुजाता, गिरिजा, सोनालिका, रोहिणी 1 जीन वाली किस्में हैं। इसके बाद में ड्यूरम गेहूँ की किस्में, मालविका, सर्वाधिक प्रोटीन मालविका किस्म में पाया जाता है 16%, मेघदूत
जयराज, किरण, ये ड्यूरम गेम की किस्में हैं। इसमें है रोली प्रतिरोधी जो किस्म है, रोली प्रतिरोधी जो गेहूँ में 3 प्रकार की रोलियाँ लगती है, जो रोली प्रतिरोधी किस्में हैं वो है छोटी लरमा, छोटी लरमा। इसके बाद में उर्वरक है, फर्टिलाइज़र की बात करते हैं इसमें, तो उर्वरक चाहिए गेहूँ में। अनाज में NPK अनुपात, जो गेहूँ में अनाजों में जो NPK अनुपात होता है वो होता है 4:2:1, 4:2:1। और जो दलहनी फसलों में है वो है 1:2:1, और तिलहनी में 3:2:1, और रेसे वाली में 2:1:4, ये रेसे वाली में। इसके साथ साथ ये भी याद है, इसमें गेहूं के बाद में गेहूं में NPK की जो मात्रा है वो है NPK 120-60-40, NPK की मात्रा है 120-60-40। NPK का सर्वोत्तम उर्वरक है जो है यूरिया से मिलता है, नाइट्रोजन। जो फास्फोरस है सर्वोत्तम है वो है DAP। जैव उर्वरक है, गेहूँ में जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर काम में लिया जाता है। इसके बाद में इसकी सिंचाई की बात आती है। जो इसकी जल मांग है गेहूँ की जल मांग है 450 से 650 mm प्रति हेक्टर जल की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे उपयुक्त विधि है क्यारी या चेक बेसिन। जो सिंचाई देने की जो उपयुक्त विधि है वो है क्यारी या चेक बेसिन। जो गेहूँ में सिंचाई की अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है, 6 बार पानी देते हैं एक क्रॉप को, गेहूँ की एक फसल को 6 बार पानी देते हैं। जो इसकी अवस्थाएं वो है CRI, क्राइन रूट इनिशिएशन, शीर्ष जड़ जमन। इसकी जो अवधि होती है वो 21 दिन की होती है। जो ये क्रिटिकल अवस्था है, ये गेहूँ की क्रिटिकल अवस्था है। अगर इस अवस्था पे गेहूँ को पानी नहीं मिलता तो वो खराब हो जाती है। इसके बाद में दूसरी कल्ले फूटते समय या टिलरिंग, गांठ बनते समय, पुष्पन बनते समय, दूधी अवस्था और परिपक्वन अवस्था, ये 6 विधियों पे पानी दिया जाता है। और इसके दिन भी है 20 से 25, 40 से 45, 60 से 65, 80 से 85, 100 से 105 और 115 से ऊपर। इसके बाद में पहली जो अवस्था है CRI अवस्था, ये अवस्था बुआई के 21 दिन बाद आती है। CRI शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग RBI भारद्वाज ने किया। जो CRI शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, RBI भारद्वाज ने किया। ये गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, जो क्रिटिकल अवस्था है, क्रांतिक अवस्था है, वो CRI है। अगर किसान के पास एक सिंचाई उपलब्ध है तो वो करेगा CRI पे, CRI अवस्था पे वो एक सिंचाई कर देगा। अगर दो पानी देने की अगर उसके पास पर्याप्त पानी रहता है तो वो CRI और पुष्पन अवस्था पे पानी दे सकता है। अगर 3 है उस पर तो CRI गांठ निर्माण और दूधिया अवस्था पर वो पानी दे सकता है। ये तो हुई CRI की। इसके बाद में सिंचाई खत्म। खरपतवार, वीड, जो खरपतवार शब्द है वो दिया था, किसने दिया था, जेंत्रो टूल ने। खरपतवार शब्द किसने दिया, जेंत्रो टूल ने। खरपतवार विज्ञान के जनक है वो है जेंत्रो टूल ही है, जिसने शब्द दिया था वही खरपतवार विज्ञान के जनक है। एक बीजपत्री या सक्रिय बीजपत्री वाले खरपतवार है। इसका उदाहरण है, पहला है गेहूँसा, फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनस इसकी परिवार है, जो कुल है इसका भी ग्रेमिनी है। परीक्षण भार है इम्पोर्टेंट 2 ग्राम परीक्षण भार है फेलेरिस माइनस का। 2 ग्राम गेहूँसा का जो परीक्षण भार है वो है 2 ग्राम। गेहूँसा को गेहूँ का मामा, गेहूँसा का अन्य नाम है गुल्ली डंडा। गेहूँ का मामा या गुल्ली डंडा नाम से भी इस खरपतवार को जाना जाता है। इसका संबंध नकलची या मिमिक्री खरपतवार है, जो गेहूँ के समान ही दिखाई देता है। दूसरा है जंगली जई, साइंटिफिक नेम है इसका एविना फटवा। जो इसका नियंत्रण करते हैं जंगली जई का, वो करते हैं आइसोप्रोटोरॉन से। सल्फोसल्फुरोन, फिनाक्लोडिकार्बी, कारकेंटाजोल, जो कारकेंटाजोल है जिसका भी जंगली जई में प्रयोग लिया जाता है। और फिनोक्स प्रोप का भी उपयोग किया जाता है जंगली जई को नष्ट करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। जो मलिक नामक वैज्ञानिक द्वारा आइसोप्रोटोरॉन नामक प्रतिरोध गेहूँसा सर्वप्रथम हिसार हरियाणा में देखा। जो आइसोप्रोटोरॉन नामक प्रतिरोध है जो गेहूँसा में सर्वप्रथम कहाँ पे देखा गया था, हिसार हरियाणा में देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था, मलिक नामक वैज्ञानिक द्वारा।
इसके बाद में एक बीजरी पत्री तो खत्म, द्विबीजपत्री या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, इसके एग्जाम्पल है बथुआ, कृष्णनील, हिरणखुरी या सेंजी। गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार हिरणखुरी है। जो आपत्तिजनक खरपतवार है वो है कौन है? हिरणखुरी। इसका हिरणखुरी का नियंत्रण करते हैं अपन 2,4-D व मेट सल्फूरोन से। ये है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जिनका नियंत्रण 2,4-D से किया जा सकता है। HD 2009 अर्जुन जो किस्म है उसमें 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि HD 2009 अर्जुन में की गेहूं की जो पत्तियां हैं वह चौड़ी पत्तियां होती है जो कि 2,4-D नष्ट कर देता है। खरपतवार की मात्रा, आइसोप्रोटोरॉन की मात्रा दी जाती है, वो दी जाती है 1 kg प्रति हेक्टर, और 2,4-D की 500 ग्राम प्रति हेक्टर, सल्फोसल्फुरोन की 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टर और मेटासल्फुरोन की 4 ग्राम प्रति हेक्टर खरपतवार इस मात्रा में दिया जाता है। इसके बाद में है कीट, इंसेक्ट। पहला कीट जो लगता है इसमें दीमक लगती है। दीमक अंडे देने की मशीन है। एक दिन में 72,000 अंडे देने का रिकॉर्ड है इसके पास, इसलिए ये अंडे देने वाली मशीन है। वैज्ञानिक नाम है ओडेंटोटर्मस ओबेसस। दीमक का वैज्ञानिक नाम है ओडेंटोटर्मस ओबेसस। गण है इसका आइसोप्टेरा अकुले टर्मिटिडी। ये जड़ को नुकसान पहुंचाती है, ये जड़ को नुकसान पहुंचाती है। दीमक 1 सेकंड में 1 अंडा देती है। दीमक 1 सेकंड में 1 अंडा देती है। इसके बाद में दूसरा कीट है सफ़ेद लट, वाइट गर्भ। इसका साइंटिफिक नाम है सफ़ेद लट का होलोट्रिकिया कॉन्सनगुनिया। सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम है होलोट्रिकिया कॉन्सनगुनिया। गण है कोलियोप्टेरा कुले स्कारबिडी, जो स्कारबिडी कुल से संबंधित है। ये भी जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, इसे राष्ट्रीय कीट कहा जाता है। सफ़ेद लट को राष्ट्रीय कीट भी कहा जाता है। इसके बाद में है तीसरा है आर्मी वर्म सैन्य कीट, माइथीमियम सेप्राटा। इसका वैज्ञानिक नाम है माइथीमियम सेप्राटा। रात के समय नुकसान पहुंचाता है, सिर्फ रात के समय ही अटैक करता है। जो आर्मी होते हैं वो भी रात के समय ही अटैक करते हैं, इसलिए का नाम आर्मी वर्म या सैन्य कीट नाम पड़ा इस वजह से, क्योंकि रात के समय ही अटैक करता है। चौथा है खपरा बिटल या भ्रंग। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। जो भंडारण कीट है, जो गेहूं के जो भ्रूण होते हैं वो उसको खा जाता है। जो गेहूं के बाद में निकलने के बाद इकट्ठा करने के बाद इसका भंडारण किया जाता है, वहाँ पे खपरा बिटल लगने की संभावनाएं रहती है। इसके बाद में रोग की बात करते हैं। पहला रोग है रोली या रस्ट गेरुई। जो पहली रोली है और रस्ट है उसका नाम है पक्सीनिया स्पीसीज। जो रोलियाँ हैं जो है पक्सीनिया स्पीसीज से संबंधित है। रोली रोग के जनक है डॉक्टर केसी मेहता। जो रोली रोग के जनक है उसे किसे कहा जाता है? डॉक्टर केसी मेहता को रोली रोग के जनक कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार की रोलियां हैं। पहली है काली रोली, तना रोली, कैंकर या किलर रोग भी कहते हैं इसे काली रोली को। इसका रोग जनक है वो है पक्सीनिया ग्रैमनी या टिटिसाई। पक्सीनिया ग्रैमनी या टिटिसाई। इसके बाद में दूसरी है भूरी या पत्ती रोली। इसका है पक्सीनिया रिकॉन्डेटा। ये गेहूँ में सबसे हानिकारक रोली है। गेहूँ में सबसे हानिकारक रोली कौन सी है? भूरी रोली है। तीसरी है पीली या धारीदार रोगजनक है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। इसके बाद में है गेहूँ की रोली प्रतिरोधी किस्म है, पहले भी बताया है, छोटी लरमा। तीनों रोली प्रतिरोधी है। गेहूँ की रोली प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? वो है छोटी लरमा। छोटी लरमा किस्म बनाने में UG99 जीन 99 जीन का प्रयोग किया गया है छोटी लरमा किस्म बनाने के लिए। इसका नियंत्रण है प्लांट वैक्स फफूंदनाशी से बीज उपचार। मतलब प्लांट वैक्स है फफूंदनाशी है एक, जिसे गेहूं का बीज उपचार किया जाता है। इसके बाद में दूसरा रोग है करनाल बंट। रोग जनक है करनाल बंट का निवोसिया इंडिका। निवोसिया इंडिका इसे मित्रा नामक वैज्ञानिक ने 1931 में करनाल में खोजा। 1931 में मित्रा नामक वैज्ञानिक ने करनाल में खोजा। ये मर्दा प्लस बीज जनित रोग है। ये मर्दा प्लस बीज जनित रोग है। इसके बाद में है इस रोग के लक्षण पुष्पन के समय दिखाई देते हैं। जो ये करनाल बंट है ये पुष्पन के समय ये अपना लक्षण प्रकट करता है। रोग ग्रसित खेत
से सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आने लगती है करनाल बंट लगने पर। ट्राई मिथाइल एमाइल के कारण आती है। जो बदबू आती है वो किसके कारण आती है? ट्राई मिथाइल एमाइल के कारण आती है। यह रोग गेहूं के निर्यात की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जो अपन बाहर गेहूं को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें ये गुणवत्ता को प्रभावित करता है करनाल बंट। इसका नियंत्रण किया जाता है करनाल बंट का एग्रोसोन जीएन से बीज उपचार किया जाता है। जो एग्रोसोन जीएन है उससे बीज उपचार किया जाता है। तीसरा रोग है ईयर कोकल या सेव रोग। इसका रोगजनक है एविनिया टिटिसाई। एविनिया टिटिसाई जो है एक सूत्रकृमि है। इस सूत्रकृमि की खोज 1743 में निदम नामक वैज्ञानिक ने इसे विविब्रियोज कहा जाता है। इसे वेविब्रियोज भी कहा जाता है। 1743 में निदम नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। 1936 में फिजीवेज ने ब्रियोज को एविना नाम दिया। जो फिजी प्लेजेव विब्रियोज को एविना नाम दिया था। 1919 में मिलने के इस रोग की खोज भारत में की। जो मिलन ने भारत में इसकी खोज की 1919 में। इसके बाद में है टुंडू या पीला बाली विगलन रोग। जो इसका रोगजनक है वो है एविना टिटिसाई क्लेवीबैक्टर। सूत्रकृमि प्लस जीवाणु दोनों काम में आते हैं इसमें। जो इसके रोगजनक है टुंडू का वो है एविना टिटिसाई प्लस क्लेवीबैक्टर। सूत्रकृमि प्लस जीवाणु से रोगजनक है। इसका नियंत्रण 20% NaCl से बीज उपचार। जो नमक से 20% इसका उपचार बीज उपचार किया जाता है। इसके बाद में है कंडवा स्मट। स्मट का रोगजनक है एस्टिलागो स्पीसीज। इसमें लूज अनावर्त कंडवा लगता है। रोगजनक है अस्टिलासो नूडो है। आंतरिक बीज जनित रोग है। कवर आवर्त है। बाह्य बीज जनित रोग है। जो रोगजनक है बाह्य बीज जनित का वो है एस्टिलागो टिटिसाई। इसके लक्षण है इस रोग में दाने के स्थान पर काले रंग के पाउडर जैसा बन जाता है। काले रंग का पाउडर बन जाता है। नियंत्रण है इसका विटावेक्स से उपचार किया जाता है। कंडवा का विटावेक्स से उपचार किया जाता है। इसके बाद में फ्लेम स्पट या ध्वज कंडवा। रोगजनक है इसका यूरोसरिस एग्रोपायरी। फ्लेम स्मट का रोगजनक है। कटाई के 20% नमी रहने पर करते हैं। जो इसकी कटाई करते हैं गेहूं की, जो गेहूं के अंदर 20% नमी रहती है उसके बाद में इसकी कटाई करते हैं। जो फसल है अनाज वाली फसल में नमी की मात्रा होती है भंडारण के समय वो 10 से 12% और दलहनी में 8 से 10% और तिलहनी में 6 से 8% मात्रा रखी जाती है भंडारण के समय नमी की मात्रा। इसके बाद में FIR विधि। जो FIR विधि है ये गेहूं के बुआई की विधि है। FIR भी विधि है यह गेहूं की बुआई की विधि है। इसमें गेहूं राई का क्रॉस किया जाता है जिसमें टिटिकेल बनता है। राई का साइंटिफिक नाम है सिकल सीरियल। प्रथम मानव जनित फसल है ये। जो टिटिकेल बनाया था ये प्रथम मानव जनित फसल है। टिटिकेल को रिम्पू ने विकसित किया। टिटिकेल को किसने विकसित किया? रिम्पू ने विकसित किया। प्रथम किस्म है DT46। इसके बाद में बक गेहूँ जिसका साइंटिफिक नाम है फेगोपायरन एस्कुलेंटर। आवासीय अनाज वाली फसल है। सूडो सीरियल क्रॉप है जिसमें सिर्फ गेहूं के समान ही आवास होता है। इसका कटाई सूचकांक है डोनाल्ड द्वारा जो कटाई हार्वेस्टिंग इंडेक्स दिया गया था आर्थिक उपज बटा जैविक उपज इंटू 100। इसका सूत्र है कटाई सूचकांक का सूत्र है आर्थिक उपज बटा जैविक उपज इंटू 100। आर्थिक उपज है दाने की उपज और जैविक उपज है दाना प्लस चारा दोनों की मात्रा ली जाती है। सबसे कम कटाई सूचकांक है अरहर का। जो सबसे कम कटाई सूचकांक इसका है अरहर का है वो है 19%। मॉडल पौधा इरिडियोटाइप ये डोनाल्ड द्वारा दिया गया है। उपयोग है उपज के निर्धारण में। इसके बाद में है पर्लिंग सूचकांक। ये दानों की कठोरता को मापता है। जो पर्लिंग सूचकांक है दानों की कठोरता को मापता है। अधिक पर्लिंग सूचकांक होने पर दाना कम कठोर होता है।
जो अधिक पर्लिंग होते हैं उसमें सूचकांक होने पर कम कठोर होता है। जो सुपर गेहूँ है ये नागार्जुन द्वारा दिया गया है। सुपर गेहूँ किसके द्वारा दिया गया है? ये नागार्जुन द्वारा दिया गया है। आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।